Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter we were going through, the address. अभी तक के स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि मार्गा मिनको जाती है उस एड्रेस पे। अब हम लोग जान चुके हैं कि दरवाज़ा खोलने वाली महिला मिसेस डॉर्लिंग ही थी, पर वो मार्गा मिनको को पहचानने से इनकार कर देती है। उसकी मदर का नाम जानने के बाद भी उसको पहचानने से इनकार कर देती है, और मिसेस डॉर्लिंग का ये जो बिहेवियर है उससे मिलने से भी इनकार कर देती है। बोलती है कि मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, आई कैनॉट सी यू अनदर टाइम। बोलती है बाद में आना। ये जो फिर दरवाज़ा बंद कर देती है। मार्गा मिनको से मिसेस डॉर्लिंग के घर के अंदर का कोई सदस्य खिड़की का पर्दा हटा करके पूछने वाला होता है कि कौन हो, क्या चाहिए, पर उसको भी बोलने से मना कर देती है। मिसेस डॉर्लिंग अंदर से ही मना कर देती है, बोलती है कोई नहीं था, इट वाज नथिंग, कोई गलत पते पर आ गया था। ये जो मिसेस डॉर्लिंग का बिहेवियर है, इस बिहेवियर को दो व्यू पॉइंट्स से देखा जा सकता है। पहला व्यू पॉइंट जो बहुत क्लियरली नज़र आता है कि मिसेस डॉर्लिंग का इंटेंशन, मिसेस डॉर्लिंग के इरादे जो थे वो ठीक नहीं थे। अगर उनके इरादे ठीक होते, नेक इरादे होते, तो वो मार्गा मिनको को ज़रूर पहचानती। उसकी माँ का नाम लेने के बाद तो ज़रूर पहचानती, उससे मिलती, उससे बात करती, उसको घर के अंदर आने देती, पर वो ऐसा नहीं करती है मिसेस डॉर्लिंग, जिससे कि क्लियरली ये दिखता है कि मिसेस डॉर्लिंग हैड रॉन्ग इंटेंशंस, उनके इरादे बहुत गलत थे। इससे ये भी सवाल उठता है कि क्या ये रॉन्ग इंटेंशन मिसेस डॉर्लिंग का जो है, क्या वो शुरू से था? मतलब क्या उनके घर से सामान ले जाते वक्त ही मिसेस डॉर्लिंग ये तय कर चुकी थी कि ये सामान वो अब वापस नहीं लौटाएगी? ऐसा भी हो सकता है, दूसरा पहलू जो दूसरा व्यू पॉइंट है, ऐसा भी हो सकता है कि बाद में जा कर के मिसेस डॉर्लिंग के मन में उन कीमती चीज़ों के प्रति बेईमानी आ गया हो। शुरू में शायद उसके इंटेंशन सही रहे हों, मगर जब वॉर फिनिश हुआ, जब मिसेस डॉर्लिंग को भी ये बात पता चल गया होगा कि उसकी दोस्त का घर डिस्ट्रॉय हो चुका है, मिसेस एस अपने फैमिली समेत मारी जा चुकी हैं, और फिर मार्गा मिनको तुरंत उस एड्रेस पे जाती भी नहीं है मिसेस डॉर्लिंग के पास, वो भी कुछ साल लेती है वहाँ पे जाने से पहले। ऐसा भी हो सकता है कि इन कुछ सालों में मिसेस डॉर्लिंग का इरादा बदल गया हो। शायद वो पहले बेईमान न हो और बाद में जाकर के उसके मन में बेईमानी आ गया हो। ये बहुत ऑब्वियस सा ह्यूमन नेचर है, आप सोच के देखो। ये हो सकता है कि शुरू में मिसेस डॉर्लिंग का इरादा सही रहा हो, उसके कीमती चीज़ों को लेकर के बचाने के, सेफ रखने के प्रति, मगर जब मिसेस एस नहीं रही, जब उसका परिवार नहीं रहा, जब उसका घर डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल गुजर गए, जब कोई वापस आया भी नहीं मिसेस डॉर्लिंग के पास, तब ये पॉसिबिलिटी बनती है कि
मिसेस डॉर्लिंग को लगा होगा कि अब ये सारे कीमती चीज़ें जो हैं, सारी जो कीमती सामान हैं, वो अब उसके हो चुके हैं। और जब मिसेस डॉर्लिंग को ऐसा लगने लगा कि ये चीज़ें अब मेरी हो गई, ये सारे कीमती सामान अब मेरे हो गए, उसके बाद सडनली एक दिन वो मार्गा मिनको को अपने दरवाजे पे देखती है। उस समय शायद वो उसको जानबूझ करके पहचानने से इनकार करती है, क्योंकि अब तक मिसेस डॉर्लिंग को भी उन चीज़ों के प्रति लगाव हो चुका है और वो अब उन चीज़ों को, उन प्रीशियस चीज़ों को खोना नहीं चाहती। बट रीज़न जो भी रहा हो, एट प्रेजेंट स्टोरी में तो यही देखने को मिल रहा है कि मिसेस डॉर्लिंग बहुत रूडली बिहेव करती है। हॉस्पिटेबिलिटी एक वर्ड होता है। अब अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसके प्रति हॉस्पिटेबल होते हैं, मतलब आप उसकी आवभगत करते हैं, आप उसको वेलकम करते हैं। इनहॉस्पिटेबल बिहेवियर था, इनहॉस्पिटेबल बिहेवियर था मिसेस डॉर्लिंग का। शुरू में तो यही लगता है देखने से कि मिसेस डॉर्लिंग का कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर है। वो अपनी दोस्त के घर का सारा कीमती सामान अपने घर पे लाती है और फिर जब उसकी दोस्त की बेटी आती है, जब उन चीज़ों को देखने के लिए या उसके घर पे विज़िट करती है, तो वो मार्गा मिनको को पहचानने से इनकार कर देती है। ये काफ़ी है ये सोचने के लिए कि मिसेस डॉर्लिंग का कैरेक्टर जो है वो एक नेगेटिव वुमेन का कैरेक्टर है, एक चालाक औरत जो अपनी दोस्त की कीमती चीज़ों को अपना बना लेना चाहती है। पर इसका एक दूसरा व्यू पॉइंट भी याद रखना, हो सकता है कि शुरू में मिसेस डॉर्लिंग के मन में ऐसी कोई बात ना हो और बाद में जा कर के जब उसको ये फील होने लगा कि अब कोई वापस नहीं आएगा, अब ये सारे सामान उसके हो चुके हैं, तो बाद में जा कर के हो सकता है कि मिसेस डॉर्लिंग के मन में उन चीज़ों के प्रति स्नेह बढ़ गया हो, लगाव बढ़ गया हो, वो उन चीज़ों को अपनी चीज़ें समझने लगी हूँ और वो उन चीज़ों को अब खोना नहीं चाहती हूँ। इस वजह से भी हो सकता है कि वो मार्गा मिनको को पहचानने से इनकार करती है और उसके साथ ऐसा बिहेवियर करती है, ऐसा बिहेव करती है। जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा कि दरवाज़ा बंद करती है, वो अपने फैमिली मेम्बर को भी मार्गा मिनको से बात नहीं करने देती और अंदर से ही मना कर देती है बात करने से। उसके बाद और स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। जब मिसेस डॉर्लिंग दरवाज़ा बंद कर देती है और खिड़की भी बंद कर दिया जाता है अंदर से ही, तब मार्गा मिनको वहीं खड़ी होती है दरवाजे पे ही और वो नेम प्लेट की तरफ देखती है। दरवाजे पे एक नेम प्लेट लगा हुआ था और उस नेम प्लेट पे लिखा था डॉर्लिंग। इट सेड डॉर्लिंग, मतलब मिसेस डॉर्लिंग का नाम लिखा हुआ था उस नेम प्लेट पे, ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनामल। ये याद रखना कि वाइट पेंट था, इनामल मतलब पेंट होता है, वाइट बैकग्राउंड पेंट, और उसके ऊपर ब्लैक लेटर्स से लिखा हुआ था नेम प्लेट पे डॉर्लिंग। एंड ऑन द जैम्ब अ बिट हायर द नंबर 46, और उसके घर के चौखट पर जैम्ब वर्ड यूज किया है यहाँ चौखट के लिए। दरवाजे पे नेम प्लेट लगा हुआ था, वाइट कलर का बैकग्राउंड, ब्लैक कलर के लेटर्स में लिखा हुआ था डॉर्लिंग, और दरवाजे से वो थोड़ा ऊपर जो चौखट होता है उस चौखट पे घर का नंबर लिखा हुआ था, नंबर 46। ये देखती है
मार्गम इनको वहाँ खड़ी खड़ी देखती है, घर का नेम प्लेट डॉर्लिंग बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नंबर भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नंबर 46। फिर वो निराश हो जाती है, मार्गम इनको मिसेस डॉर्लिंग के बिहेवियर से निराश होती है और वो वापस लौटने लगती है उनके घर से। यहाँ लिखती है, एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। मार्गम इनको निराश होकर के, उदास होकर के वापस लौटने लगती है स्टेशन की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ। वापस लौटते वक्त वो फिर से एक बार फ्लैशबैक पे चली जाती है, वापस लौट रही है और याद कर रही होती है वो समय जब उसकी माँ ने उसको मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस बताया था। आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। बहुत साल पहले जब उसकी माँ ने एड्रेस बताया था, वो घटना याद करने लगती है मार्गम इनको और वापस जा रही होती है स्टेशन की तरफ। अब फिर से फ्लैशबैक में थोड़ा चली जाती है वो याद करते करते। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये फर्स्ट हाफ के समय का बात है, फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। वो मार्गम इनको बोलती है कि मैं कुछ समय के लिए अपने घर आई थी और तुरंत उसने ये नोटिस किया कि रूम्स के बारे में समथिंग हैज़ चेंज्ड, कुछ बदला बदला सा उसको लगा। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी उनके घर से। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली। जब उसने ये नोटिस किया था मार्गम इनको ने, तो उसकी मदर काफ़ी सरप्राइज्ड हुई थी कि उसकी बेटी इतना जल्दी नोटिस कर ली कि कौन कौन की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो घर से गायब हैं। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। और जब मार्गम इनको ने उनसे पूछा कि चीज़ें कहाँ गईं, तब उसकी माँ ने उसको मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर। क्लियरली लिखती है कि मार्गम इनको ने पहले कभी मिसेस डॉर्लिंग का नाम नहीं सुना था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट apparently she was an old acquaintance of my mother whom she had not seen for years। मार्गम इनको को जब बताती है उसकी माँ मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, तो फर्स्ट टाइम मार्गम इनको वो नाम सुनती है और मिसेस एस जो है वो बताती है कि मिसेस डॉर्लिंग उसकी पुरानी दोस्त है, ओल्ड अक्वेंटेंस, whom she had not seen for years, जिसको कि वो खुद बहुत सालों से उन्होंने नहीं देखा था, वो दोनों नहीं मिले थे। She had suddenly turned up and renewed their contact। मिसेस डॉर्लिंग अचानक से मिल जाती है मिसेस एस को कहीं और फिर से अपना जो पुराना टूटा हुआ जो कांटेक्ट था उसको रिन्यू कर लेती है, मतलब फिर से अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाती है। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली। और एक बार मुलाकात हो जाने के बाद मिसेस डॉर्लिंग फिर रेगुलरली मिसेस एस के घर आना जाना करने लगती है। ये सब बातें याद कर रही है मार्गम इनको और जा रही है वापस रेलवे स्टेशन की तरफ, दुखी होकर के, निराश होकर के, मिसेस डॉर्लिंग के बिहेवियर से निराश होकर के वापस जा रही है और वो याद करते जा रही है कि उसकी माँ ने उसको ये एड्रेस कब दिया था। और वो याद करती है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, इट वॉज द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, वो अपने घर आई हुई थी और घर पे उसने देखा कि कुछ चेंजेस हैं। शी मिस्ड वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें गायब दिखी मार्गम इनको को। उसने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ भी सरप्राइज्ड हो गई कि लड़की ने इतना जल्दी कैसे नोटिस कर लिया। फिर उसकी माँ ने उसको बताया मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। मिसेस डॉर्लिंग का नाम फर्स्ट टाइम सुन रही थी मार्गम इनको, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग और मिसेस एस पुराने दोस्त थे, लेकिन बीच में उनकी दोस्ती जो थी वो बिछड़ गए थे एक दूसरे से, उनका कांटेक्ट जो था वो टूट गया था एक दूसरे से। लेकिन सडनली वो एक दिन मिल जाती है मिसेस एस को
और फिर से अपना पुराना जो कांटेक्ट था, जो दोस्ती था, वो रिन्यू कर लेती है और उस दिन के बाद से वो रेगुलरली मिसेस एस के घर आने लगती है। ये सारी बातें मिसेस एस अपनी बेटी को बताती है युद्ध के दौरान, जब उसकी बेटी मतलब मार्गामिन को कुछ समय के लिए सीक्रेटली अपने मदर से मिलने घर आती, तब बताती है मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। आगे मिसेस एस और बताती है, एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड माई मदर। उसकी माँ बताती है कि जब भी मिसेस डॉर्लिंग आती है और यहाँ से जाने लगती है तो हर बार वो अपने साथ कुछ ना कुछ ले करके जाती है। शी टेक्स समथिंग होम विथ हर। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। अब एक एक करके बताती है कि क्या क्या लेके गई थी वो, कैसे कैसे ले करके गई थी, क्या क्या ले करके गई थी। फर्स्ट चीज बताती है कि टेबल सिल्वर, टेबल पे रखा हुआ सिल्वर के जितने आइटम्स थे उनको टेबल सिल्वर बोला गया। टेबल पे रखे हुए सिल्वर के जितने आइटम्स थे वो सारे आइटम्स एक बार में ले गई थी मिसेस डॉर्लिंग। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर। उसके बाद सिल्वर टेबल, सिल्वर के जो आइटम्स थे उनको ले जाने के बाद दीवारों पर, वॉल्स पर एंटीक प्लेट्स जो टंगे हुए थे, एंटीक प्लेट्स, एंटीक बोला जाता है उन चीज़ों को जो बहुत पुरानी होती हैं और बहुत कीमती होती हैं। पुरानी प्लस कीमती मतलब बहुत पुरानी चीज़ है, कोई 200 साल 300 साल पुरानी चीज़ है और बहुत कीमती चीज़ है, उसको एंटीक बोला जाता है। तो उनके घर पे वॉल्स पर डेकोरेशन के लिए कुछ एंटीक प्लेट्स लगे हुए थे। वो एंटीक प्लेट्स जो है वो ले गई थी मिसेस डॉर्लिंग। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस। उसके बाद एंटीक प्लेट्स के बाद बोलती है कि लार्ज वेसेस ले गई थी। लार्ज वेसेस मतलब बड़े बड़े जो फूलदान होते हैं, लार्ज वेसेस, बड़े बड़े जो डेकोरेशन के लिए जो फ्लावर पॉट्स रखे होते हैं वो सब जो बहुत बड़े थे साइज में, वो ले गई थी। और यहाँ वर्ड यूज किया है लगिंग। लगिंग मतलब होता है घसीट घसीट कर ले जाना, क्योंकि वो उतने भारी चीज़ों को उठा नहीं पाती थी मिसेस डॉर्लिंग, तो उनको घसीट घसीट कर ले जाती थी, खींच खींच करके वो ले जाती थी उन चीज़ों को। पहले टेबल से सिल्वर का सारा आइटम जो टेबल पे रखा था वो ले गई। उसके बाद दीवार पे जो एंटीक प्लेट्स टंगे हुए थे वो ले गई। उसके बाद जो लार्ज वेसेस थे, बड़े बड़े जो डेकोरेशन के लिए रखे गए जो फ्लावर पॉट्स थे, उनको ले गई थी। और उसकी मदर, मार्गामिनको की मदर मिसेस एस, वो बहुत चिंतित आवाज़ में ये बात बोलती है, चिंतित तरीके से ये बात बताती है अपनी बेटी को कि मिसेस डॉर्लिंग, आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली। पिटी वर्ड आता है दया के लिए, पिटिंगली मतलब दया दिखाते हुए, दयापूर्वक, दया वाले आवाज़ में वो बोलती है। मिसेस एस बताती है अपनी बेटी को कि बेचारी मिसेस डॉर्लिंग के पीठ में मोच आ गया होगा। क्रिक वर्ड यूज किया है मोच के लिए, पीठ में मोच आ गया होगा जब वो इतना भारी भारी क्रॉकरीज उठा के ले जा रही थी। क्रॉकरी वर्ड यहाँ यूज किया है। तो कुछ चीज़ें जो यहाँ मेंशन की गई हैं, जो मिसेस एस ने मार्गामिनको को बताया था कि वो ले जाती है, हर बार जब आती है तो जाते वक्त कोई ना कोई कीमती सामान ले जाती है। कुछ चीज़ें जो मेंशन की गई हैं जो याद रखना है। सबसे पहले वो टेबल पर रखा हुआ सारा सिल्वर ले गई, टेबल सिल्वर इन वन गो। उसके बाद दीवार पर टंगे हुए एंटीक प्लेट्स ले गई। उसके बाद बड़े बड़े जो फ्लावर पॉट्स थे उनको घसीट घसीट कर ले गई। फिर क्रॉकरीज जो थे घर में, जो भी यूटेंसिल्स वगैरह जो थे वो सारे ले गई थी। और मिसेस एस को अपनी दोस्त पर, मिसेस डॉर्लिंग पर बहुत दया आती थी जब वो देखती थी उतनी भारी भारी चीज़ों को
मिसेस डॉर्लिंग घसीट घसीट कर ले जाती थी और वो अपनी बेटी को बोलती है, बहुत पिटी वाले आवाज़ में बोलती है, बहुत दया दिखाते हुए बोलती है कि बेचारी मिसेस डॉर्लिंग के पीठ में, इन हर बैक, मोच आ गया होगा क्रॉकरीज, इतने भारी भारी क्रॉकरीज ले जाते वक्त। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क्ड हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, शी इवन इंसिस्टेड। मिसेस एस अपनी बेटी को बताती है कि वैसे तो मुझे कभी हिम्मत नहीं हुआ कि मैं उससे पूछूं, मगर वो खुद बताई थी कि वो सारे सामान क्यों ले जा रही है, वो खुद बताई थी। शी इवन इंसिस्टेड, और उसने काफ़ी ज़ोर दे करके, मतलब एक तरह से ज़बरदस्ती करके वो सारे सामान वहाँ से ले जाती थी। क्यों? शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, क्योंकि वो मिसेस एस की सारी कीमती चीज़ों को बचाना चाहती थी। मिसेस डॉर्लिंग ये बोल करके ले जाती थी कि मैं तुम्हारे कीमती चीज़ों को बचा करके रखना चाहती हूँ। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज। वो बोलती थी कि अगर कभी युद्ध के दौरान तुम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अचानक से अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा, तो वैसे सिचुएशन में ये सारी जो कीमती चीज़ें हमारे घर में हैं, वो सारी कीमती चीज़ें हम लोग लूज़ कर देंगे। और इसीलिए वो उन कीमती चीज़ों को अपने घर ले जा करके एक एक करके इकट्ठा कर रही है, ताकि वो कीमती चीज़ें बची रहें। ये ले जाने समय वो बोलती थी। मार्गा मिनको को जब उसकी मदर ये बात बताती है तो वो अपनी मदर से पूछती है, हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी कुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। वो पूछती है कि आपकी दोस्त ने जो आपको कारण बताया कि वो सारी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती है इसलिए ले जाती है, तो आप एग्री कर गई उनकी बात से। उसकी माँ को ये बात थोड़ा बुरा लगता है कि उसकी बेटी उसकी दोस्त के नीयत पर शक कर रही है। उस समय बुरा लगता है उसकी माँ को, मिसेस एस को, और वो थोड़ा डांटते हुए, चिल्लाते हुए, शाउट करते हुए वो बोलती है अपनी बेटी को, एज इफ दैट इज़ नेसेसरी। बोलती है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि शायद ये ज़रूरी है, इन चीज़ों को यहाँ से उठा करके सुरक्षित जगह पर रखना ज़रूरी है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विथ अ फुल सूटकेस और बैग। मिसेस एस जो है वो अपनी बेटी को डांटते हुए बोलती है कि एक तो मेरी दोस्त मेरा कीमती सामान बचाने के लिए अपना जान रिस्क पे डालती है, अपना लाइफ रिस्क पे डाल के वो इतने कीमती सामान, इतने भारी सामान अकेले मेरे घर से उठा करके अपने घर ले जा रही है उनको सुरक्षित रखने के लिए, और उस पर तुम उसके नीयत पे शक कर रही हो। दिस इज़ वेरी इंसल्टिंग, कि ये मेरी दोस्त का इंसल्ट हुआ। और एक तो बेचारी अपना जान रिस्क पे डाल करके और मेरे कीमती सामान बचाने की कोशिश कर रही है, ऊपर से तुम उसी के नीयत पे शक कर रही हो। मतलब मिसेस एस जो है वो अपनी बेटी को, मार्गा मिनको को डांटती है एक तरह से, और थोड़ा गुस्से वाले वॉइस में वो उससे बोलती है कि एक तो मेरी दोस्त जो है वो अपना जान खतरे में डाल करके और इतना सारा सामान वो ले जा रही है, कीमती सामान। युद्ध का समय था उस समय, द वॉर वॉज गोइंग ऑन, युद्ध चल रहा था, और ऐसे सर्कमस्टांसेस में, ऐसे कंडीशन में जब युद्ध चल रहा हो तो एक अकेली औरत इतने भारी और कीमती चीज़ों को, जिसको कभी कभी वो नहीं उठा के नहीं ले जा सकती थी, तो घसीट घसीट के ले जाती थी। अगर कोई दोस्त मेरे चीज़ों को बचाने के लिए अपना लाइफ रिस्क में डाल रही है, तो कैसे हम उसके नीयत पर सवाल कर सकते हैं। मिसेस एस जो है वो अपनी बेटी को डांटती है और
बोलती है कि एज इफ दैट इज नेसेसरी, कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये ज़रूरी है, इस तरह से मेरे जो कीमती सामान हैं वो बचे हुए रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कैसे मना कर सकते हैं हम उसको जिसने जो अपना लाइफ रिस्क पे लेकर के मेरी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए इस कंडीशन में वो मेरी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर रही है, अपने घर में ले जा रही है, तो हम कैसे उसको मना कर सकते हैं। ये मिसेस एस का रिएक्शन था। ये याद रखना है यहाँ कि मिसेस एस जो हैं वो भी मिसेस डॉर्लिंग के इस बात से सहमत थी कि अगर उनको कभी ये घर सडनली छोड़ के जाना पड़ा तो सारे कीमती चीज़ें जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगी। इस बात से एग्री करती थी मिसेस एस, और उनको भी लगता था कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो उसकी बहुत बड़ी मदद कर रही है और इसीलिए वो सारी चीज़ें ले जाने की इजाज़त उसको दे देती थी और वो एक एक करके वो कीमती चीज़ें उनके घर से ले जा रही थी। हालांकि मार्गामिन को ये बात ठीक नहीं लगता है, बट उसकी मदर उसको डांट के चुप करा देती है और फिर बोलती है कि ठीक कर रही है मेरी दोस्त, मेरी चीज़ों को बचाना चाहती है, ऐसे कंडीशन में मैं उसको कैसे मना कर सकती हूँ। इट वुड बी इंसल्टिंग फॉर हर। अगर मैं मना करती हूँ तो ये एक तरह से उसका इंसल्ट होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।